गाइस, वेलकम प्लेटफॉर्म ऑफ गेटिनिटी। और जैसा कि आपके स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है कि जिस रिक्रूटमेंट का आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो रिक्रूटमेंट आपका ओपन हो चुका है। तो मेरे बताने से पहले आप लोग वैसे रिक्रूटमेंट के बारे में जान तो जाते हो, लेकिन जिस चीज का आप इंतजार करते हो ऑब्वियसली उस चीज के साथ मैं आपके सामने आता हूँ, और वो है कंप्लीट डिटेल्स लास्ट ईयर रिक्रूटमेंट पोस्ट, कट ऑफ्स एंड एवरीथिंग के साथ आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का डिस्कशन है आईओसीएल को लेकर के, जो आईओसीएल की आपकी वैकेंसीज ओपन होकर के आ चुकी हैं फॉर द गेट 24। मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, ये वैकेंसीज गेट के बेसिस पर है। और हर साल आपको पता है आईओसीएल का रिक्रूटमेंट गेट के बेसिस पर ही होता है। इस बार भी आईओसीएल ने अपना रिक्रूटमेंट ओपन कर दिया है। इसका इनिशियल नोटिफिकेशन आपने जब गेट का फॉर्म अप्लाई किया था, गेट 24 का, तभी आ चुका था कि इस बार आईओसीएल रिक्रूटमेंट ओपन करेगा। ठीक है, तो बैक टू बैक वैकेंसीज आपके पास ओपन होकर के आ रही है, और उस कैटेगरी में आईओसीएल जो एक मोस्ट वेटेड पीएसयू है, ठीक है, तो उसकी वैकेंसी भी ओपन हो चुकी है। तो चलिए आपसे बात करते हैं। सो ये वैकेंसीज जो आपके सामने दिख रही हैं, ये वैकेंसीज आज ही ओपन हुई हैं, दैट इज 11th ऑफ जून को ही ओपन हुई है। आज से इसका रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है। और गेट 24 के थ्रू रिक्रूटमेंट जो ओपन हुआ है, जैसा कि आप सबको पता है कि एक महारत्ना कंपनी जो काफी सारे लोगों के ड्रीम जॉब के अंदर होती है, जो फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में आती है। ठीक है, तो इसके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास वैकेंसी की जो पोस्ट हैं, ठीक है, इस बार का जो प्रॉफिट है आपको दिख रहा होगा 39,619 करोड़ का इस बार का नेट प्रॉफिट है आईओसीएल का करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर में। चलिए, तो जो वैकेंसीज हमारे पास ओपन होकर के आई हैं, दैट इज फॉर द पोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स ऑफिसर्स एंड ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनीज। ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पर जो पोस्ट है हमारे पास में, आपके पास में टोटल 8 नंबर ऑफ ब्रांचेस के लिए हैं। इसमें से टॉप में केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की हमारे पास में पोस्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमारे पास आईओसीएल पेट्रोलियम इंजीनियरिंग या फिर इससे रिलेटेड किसी भी तरह की पोस्ट ओपन नहीं करता है। ये पोस्ट आपको एनजीसी के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे बताया, ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी की भी पोस्ट आपको जो है ना, ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर्स की पोस्ट जीएई जिसको बोलते हैं, वो भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। Subject to satisfactory performance of GAs during the apprenticeship period, they may be absorbed in the corporation in the pay scale applicable to individual level officers at the time of such absorption। ठीक है, तो आपका अगर सिलेक्शन ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर्स में होता है, उसके बाद आपका जो है ना पे स्केल, अगर आपका फाइनली आपको अगर प्रमोट किया जाता है ऑफिसर्स कैटेगरी में, तब आपको ऑफिसर्स का पे स्केल दिया जाता है। नहीं तो अप्रेंटिस के लिए, ग्रेजुएट अप्रेंटिस जीएईस की जो पोस्ट है, इसके लिए आपका जो पे स्केल होगा और अलाउंसेस जो होंगे अलग होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करते हैं, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, गेट 24 जो लोग भी अपीयर हुए हैं वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज मेंशन है यहाँ पर, गेट 24 के लिए जो पेपर कोड मांगा गया है, अगर आप रिस्पेक्टिव ब्रांच में अप्लाई कर रहे हैं, लाइक केमिकल में अगर आपको अप्लाई करना है, तो केमिकल का ही गेट 24 का कोड पेपर, आपका स्कोर कार्ड जो है ना वो केमिकल सीएच से होना चाहिए। सिविल के लिए आपका स्कोर कार्ड सीई से होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन के लिए आपका स्कोर कार्ड सीएस, एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपके पास डबल ई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए ईसी, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आईएन, मैकेनिकल के लिए आपके पास एमई, और मैथमेटिकल के लिए एमटी। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर आपके पास गेट 24 का स्कोर, ऊपर जो डिसिप्लिन्स बताई गई हैं, इसमें अगर पेपर कोड आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसने एक चीज ये भी मेंशन कर दी है कि अगर आपके पास दो पेपर कोड का आपने गेट अप्लाई किया था, आपके पास दोनों के अगर स्कोर कार्ड है, तो जिस आपके पास में डिग्री से आपका क्या है क्वालिफिकेशन है, अगर सपोज मान लीजिए जैसे एग्जांपल उसने दिया, अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग दोनों का ही आपके पास पेपर कोड का स्कोर कार्ड है, लेकिन अगर आपका बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन से है, तो आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में ही अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल का स्कोर कार्ड भले ही आपके पास है, लेकिन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं केमिकल इंजीनियरिंग से एग्जाम देते हैं, लेकिन उनके पास उनका जो डिग्री है केमिकल इंजीनियरिंग में नहीं होता। तो नहीं, ध्यान से, जिनका डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग में नहीं है, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन केमिकल के अंदर उन्होंने कुछ डिसिप्लिन्स को एक्सेप्टेबल बोला है, वो डिसिप्लिन्स मैं आपको बता देता हूँ। तो यही 8 डिसिप्लिन्स है जो अप्लीकेबल हैं इन पर्टिकुलरली पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। गेट 24 से पहले अगर आपके पास स्कोर कार्ड है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ का खास ध्यान रखेगा। एज लिमिट यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो अपर एज लिमिट है वो आपकी 26 ईयर्स रखी गई है, और बाकी जितने भी हमारे पास कैटेगरीज हैं उनको रिलैक्सेशन एज का दिया जाएगा। अगर जनरल ईडब्ल्यूएस में है, जिसमें से अगर आप फिजिकली चैलेंज अगर नहीं है,
तो आपका डेट ऑफ बर्थ बार ऑन और आफ्टर इस डेट या इस डेट के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 जुलाई 1998। फिजिकली चैलेंज अगर नहीं है, अगर आप फिजिकली चैलेंज हैं तो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है 10 ईयर्स का सीधा रिलैक्सेशन 1 जुलाई 1988 के आपके पास या इसके बाद का आपका क्या है बर्थ होना चाहिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन 3 साल का दे दिया गया। 1 जुलाई 1995 के बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST कैटेगरी के लिए अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1993 के बाद का है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और जो भी एज का प्रूफ है आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जो होता है उसके बेसिस पर है। अब डिसिप्लिन की बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। तो केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो डिसिप्लिन इंक्लूड किए गए हैं, अगर आपका डिग्री पेट्रोकेमिकल पॉलीमर या प्लास्टिक इंजीनियरिंग से है और आपके पास गेट CH का स्कोर कार्ड है तो आप जो है ना इस केमिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपका इंजीनियरिंग डिग्री पेट्रोलियम इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी या रबर टेक्नोलॉजी, ऑयल पेंट टेक्नोलॉजी, सर्फेक्टेंट, सिरेमिक्स इंजीनियरिंग से है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, भले ही आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग का स्कोर कार्ड क्यों ना हो। ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर भी सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी अगर आपका स्पेशलाइजेशन अगर ये है तो अप्लाई नहीं कर सकते। कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया गया है, लेकिन इसके बाद जो भी आपके पास डिसिप्लिन है उनको एक्सक्लूड करके रखा गया और पेपर कोड आपका गेट स्कोर कार्ड CS का होना चाहिए AIT वालों के लिए भी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ही केवल इंक्लूड किया गया है, बाकी यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। और आपके पास जो स्कोर कार्ड है EE का होना चाहिए। इसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इंक्लूड किया गया है, बाकी यहाँ पर एक्सक्लूडेड है। इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इनको इंक्लूड किया गया है, बाकी एक्सक्लूडेड है। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर में हमारे पास सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बाकी सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं ये एक्सक्लूडिंग है। ठीक है। तो जो प्रोडक्शन के हमारे बच्चे होते हैं ना उनके लिए भी हमारे पास ये आपका पोस्ट नहीं है। मेटलर्जिकल के अंदर सिर्फ मिनरल एंड मटेरियल साइंसेस को अप्लाई किया गया है। जो लोग भी हमारे पास में आपके पास में जनरली जो लोग भी हमारे पास इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में हैं, अब आते हैं हमारे पास जो भी डुअल डिग्री परस्यू कर रहे हैं उनके बारे में बात करने। तो जितने भी लोग डुअल डिग्री परस्यू अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास में ये ध्यान रखिएगा कि डुअल डिग्री के अंदर अगर बाई चांस आपका ब्रांच अगर चेंज होता है तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है कि अगर आप डुअल डिग्री एमटेक अगर पावर सिस्टम से कर रहे हैं जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर नहीं है, लेकिन आपका बीटेक अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर है, तो वो हमारे पास में क्या है, अगर आपके पास बीटेक बीटेक का जो डिग्री है और वो अगर ब्रांच यहाँ पर मेंशन्ड है और उस ब्रांच से अगर आपने गेट का पेपर अगर दिया है तो आप जो है ना यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, भले ही आपका एमटेक जो है ना किसी दूसरे डिसिप्लिन से हो, वो यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। ठीक है। इंटीग्रेटेड एमटेक के अंदर में अगर 2 सेपरेट डिग्री अगर आपके पास में है तो बीटेक का जो आपका डिग्री है वो आपके पास में क्या है जो ऊपर मेंशन है वहां पर होना चाहिए। ठीक है ना। और आपका एमटेक भी है ना वो 30 सितंबर तक आपका कंप्लीट होना चाहिए अगर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है तो। ठीक है। एंड इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया इनके पास 2 डिग्री हैं, तो CGPA जो यहाँ पर लिया जाने वाला है वो बीटेक का लिया जाने वाला है, एमटेक से कोई मतलब नहीं है, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। और मिनिमम परसेंटेज जो लिया जा रहा है जो आपका बैचलर डिग्री में जो परसेंटेज आपका होना चाहिए जनरल EWS और OBC के लिए 65%, SC ST और फिजिकली चैलेंज के लिए 55% रखा गया है। परसेंटेज का कैलकुलेशन आपकी यूनिवर्सिटी का जो डिग्री का जो परसेंटेज क्राइटेरिया होता है उसके बेसिस पर है। जो लोग भी करंट टाइम पर फाइनल ईयर में हैं वो लोग ध्यान से सुन लीजिए कि जो फाइनल ईयर में हैं वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपका जो मिनिमम परसेंटेज है 7 सेमेस्टर तक का आपका वो 65% या फिर इससे ऊपर होना चाहिए। एग्रीगेट आपका 7 सेमेस्टर तक का 65% के ऊपर होना चाहिए। अगर आप 8 सेमेस्टर में हैं तो आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको आपका मार्कशीट जो है 30 सितंबर 2024 के पहले आपको मिल जाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। वो बात अलग है कि इसके इंटरव्यूज आपके अक्टूबर में होते हैं, लेकिन उन्होंने मेंशन किया कि 30 सितंबर 2024 तक आपके पास मार्कशीट आना चाहिए। डिग्री की बात नहीं, मार्कशीट की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है। और दूसरा आपके पास में है कि जो लोग भी रिजर्वेशन के लिए कोशिश करते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर में OBC के लिए हमारे पास में जो भी हमारे पास में जो क्राइटेरिया है, ठीक है, तो वो रिजर्वेशन के लिए क्राइटेरिया आपको उतना ही रहने वाला है। सर्टिफिकेट ध्यान रखिएगा वो आपके पास डेट ऑफ इशूइंग अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट नंबर एंड द नेम ऑफ कास्ट मेंशन सर्टिफिकेट, ये आपके पास में क्या है, आपके पास सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC फॉर द रिस्पेक्टिव स्टेट, ध्यान रखिएगा सेंट्रल लिस्ट एक बार मैच कर लीजिएगा कि आपकी अगर रिस्पेक्टिव स्टेट में आपकी कैटेगरी अगर आपकी कास्ट अगर OBC में है, अगर स्टेट लिस्ट में अगर नहीं है तो प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है। एंड इसके साथ साथ में
जो लोग SC/ST कैटेगरी से हैं तो उनका सर्टिफिकेट भी लेटेस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से होना चाहिए, जैसा कि आपको बताया गया है। EWS के अंदर भी ध्यान रखिएगा, EWS के लिए करंट फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है, ये खास करके ध्यान रखिएगा। तो सारे के सारे सर्टिफिकेट्स करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए ही हैं आपके पास में। और फिजिकली डिसेबल्ड के लिए भी यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कौन कौन से लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है आपका, सीधे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना फिलअप करना है, जो कि आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। स्कैन कॉपी आपको फोटोग्राफ की और सिग्नेचर की आपको अपलोड करनी होगी। एंड इसके साथ में वैलिड आपके पास में जो गेट स्कोर कार्ड है आपके पास में, वो आपको वहाँ पर मेंशन करना है, फिलअप करना है, ठीक है। उस बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। बाकी इसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो हैं वो जब आप इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको शो करने होंगे ओरिजिनल फॉर्मेट में, ठीक है। चलिए, यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कैंडिडेट्स नीड नॉट सबमिट अपलोड देयर कास्ट सर्टिफिकेट। आपको किसी भी तरह का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब आता है हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस। ये सबसे बड़ा आप सभी का क्वेश्चन होता है कि सर सिलेक्शन के लिए गेट का हमारे पास क्या कट ऑफ रहता है। बिकॉज अगर मैं आपको कट ऑफ अभी दिखाऊंगा तो कट ऑफ हमारे पास ईयर बाय ईयर वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ आपके पास में है, ये नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से आपके पास वेरी करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा है आपके पास ग्रुप डिस्कशन, इसके भी मिनिमम मार्क्स डिसाइड किए जाते हैं। मिनिमम इतने मार्क्स अगर आप लेके आते हैं तो आप GD और GT में पास होते हैं। PI के अंदर भी एक मिनिमम मार्क्स डिसाइड किए जाते हैं अगर आपको PI क्वालिफाई करना है। उसके बाद हमारे पास इन सारे को सभी को मिला करके हमारे पास एक ओवरऑल आपका क्या है, एक एग्रीगेट हमारे पास आपका टोटल बनाया जाता है इन तीनों को मिला करके, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ साफ साफ मेंशन है कि शॉर्ट लिस्टिंग का जो प्रोसेस हमारे पास में है वो गेट स्कोर ही रहेगा, ये ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आपके पास GD GT और PI के लिए कॉल आएगा, और डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल आपको लेकर के जाने रहेंगे। उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट आपकी टोटल मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। प्लेसमेंट जो आपका होगा, तो प्लेसमेंट के लिए जो आपके पास नेचर ऑफ जॉब जो है वो रिफाइनरी डिवीजन भी हो सकता है, मार्केटिंग डिवीजन भी हो सकता है, पाइपलाइन डिवीजन भी हो सकता है, और बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर भी आपको रखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से कहीं भी आपको जो है ना पोस्टिंग आपकी की जा सकती है। वो आपकी कोई भी सेक्शन, प्लांट, यूनिट, डिपार्टमेंट या डिवीजन हो सकता है, या फिर कोई भी एसोसिएट सब्सिडरीज जो हैं या ग्रुप कंपनी ज्वाइंट वेंचर के अंदर भी हमारे पास में क्या है, आपको यहाँ पर दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो ज्वाइनिंग का टाइम आपके पास में वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एवरीथिंग मेडिकल होने के बाद फिर आपको फाइनल ज्वाइनिंग का टाइम मिलेगा। न्यूमरेशन के अंदर आपके पास में जो भी ऑफिसर्स कैटेगरी में आते हैं तो स्टार्टिंग बेसिक पे आपका जो है ना 50,000 पर मंथ से रहता है, और पे स्केल जो रहेगा 50 से 1,60,000 तक रहेगा। इसके बाद DA आपको मिलेगा, और साथ में हमारे पास में बाकी अलाउंसेस आपको भी मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अदर अलाउंसेस के अंदर हमारे पास में HRA का बेनिफिट आपको मिलेगा, सब्सिडाइजिंग हाउसिंग अकोमोडेशन डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस कहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको HRA मिलेगा। साथ में मेडिकल फैसिलिटीज़, ग्रेचुटी, ये सारे फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के टोटल पैकेज जो आपका पहुँचता है ऑफिसर्स कैटेगरी के लिए, वो है 17.3 लाख LPA का, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा पैकेज है। सेम पैकेज आपको मैंने बताया था किसका रहता है, HPCL का पैकेज भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। दोनों हमारे महारत्ना कंपनीज है, दोनों का पैकेज लगभग सिमिलर है, ठीक है। वहाँ तो इस बार पोस्ट कम है, लेकिन इस बार इसमें कितनी पोस्ट है इसके लिए थोड़ा सा भी आपको वेट करना पड़ेगा। दूसरी, अगर आपका सिलेक्शन ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर के अंदर होता है, इसमें फिक्स्ड आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है 60,000 ओनली, फिक्स स्टाइपेंड इसमें मिलेगा ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप। और कैंडिडेट अगर सेलेक्ट अगर होता है ऑफिसर्स के कैटेगरी के अंदर में तो आपको एक बॉन्ड भी साइन करना होगा, और ये सर्विस बॉन्ड आपका जो है जनरल कैटेगरी के लिए 3 लाख का है, और EWS OBC SC/ST फिजिकल चैलेंज के लिए 50,000 का है। बॉन्ड वो आपसे साइन कराते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और साथ में आपका लास्ट डेट मेंशन कर दी गई है कि 1 जुलाई 2024 आपका जो है ना ये लास्ट डेट है, और शाम को 5 बजे तक जो है ना इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर किसी भी तरह का अप्लीकेशन फीस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि आपके पास में जो भी आपके पास में परसेंटेज या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको डाउट लग रहा है, तो आप जो है ना चाहे तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कमेंट, या फिर आपके पास में यहाँ पर ही बहुत सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर क्या लास्ट ईयर का सीन था, 2023 के अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी, कैसे सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो एक RTI का डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर आपको नाम भी मेंशन हो रहा होगा, एंड ही इज एक्चुअली अवर स्टूडेंट हेमंत राठवा, ठीक है। ही इज करंटली इन द IOCL, ऑलरेडी वो IOCL में पहुंच चुका है। उसने या लास्ट ईयर या आपका RTI फाइल किया था, ठीक है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका नाम यहाँ पर बताने में, ठीक है। तो उसके RTI फाइल करने 25 अक्टूबर 2023 को उसने RTI एक फाइल किया था, उसका रिप्लाई 25 अक्टूबर को आया था,
उसने फाइल किया था 30 सितंबर को। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली हमारे पास में उसने ये फाइल किया था गेट 2023 के स्कोर के बेसिस पर हमारे पास में कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं और टेंटेटिव डेटा आपके पास इंटरव्यूज क्या होगा। तो उसका एप्लीकेशन का जो रिप्लाई आया था, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर 2023 के अंदर में जो नंबर ऑफ पोस्ट ओपन होकर के आई थी, जनरल कैटेगरी के लिए हमारे पास ऑफिसर्स की 57 पोस्ट थी, 3 पोस्ट जीआई की थी। ईडब्ल्यूएस के लिए 14 पोस्ट थी। बेटा ये डेटा जो भी लोग देख रहे हैं, डेटा केमिकल इंजीनियरिंग का है, अदर ब्रांचेस का नहीं है। ईडब्ल्यूएस की जीआई की पोस्ट एक थी, ओबीसी की 37 पोस्ट थी नॉन क्रिमिनल की, यहाँ पर 3 पोस्ट थी, एससी की 10 पोस्ट थी एंड जीआई की भी 3 पोस्ट थी, एसटी की 11 पोस्ट थी और यहाँ पर 1 पोस्ट था। टोटल अगर आप करेंगे तो लगभग 150 के अराउंड हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थे, आप करके देख सकते हैं। तो ये लास्ट ईयर का हमारा सिनेरियो था, जो आपके पास लास्ट ईयर वैकेंसीज ओपन हो करके आई थी। ठीक है, हाँ, इसका एक आरटीआई अभी जो है ना मैं फाइल करवाना चाहता हूँ और उसके अंदर में बस मैं एग्जैक्ट डेटा चाहता हूँ कि गेट 23 के थ्रू आप लोगों में से भी कोई कर सकता है, बिकॉज एग्जैक्ट डेटा ज़्यादा अच्छा रहता है। बिकॉज मैं अगर मैं अप्रॉक्सीमेट बात करूंगा कि सर गेट 23 में लगभग कितनी रैंक तक कॉल गया था, तो मैं आपको बता सकता हूँ जनरल कैटेगरी में लगभग 300 के राउंड तक एंड ओबीसी कैटेगरी में 400 450 के राउंड तक, SC ST कैटेगरी में 600 के राउंड तक कॉल गया था। ठीक है, इससे भी कुछ ऊपर तक गया था, एग्जैक्ट डेटा मेरे को रिमाइंड नहीं रहता है। तो गेट 23 के थ्रू हमारे पास में आप लोग कितना हमारे पास स्कोर का कितना हमारे पास मार्क्स का कट ऑफ था, ये आप आरटीआई के थ्रू पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक डेटा दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास में 2021 के अंदर हमारे जो रिक्रूटमेंट्स हुए थे, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास डेटा यहाँ पर पूछा गया था। तो 2021 में हमारे पास में जो केमिकल इंजीनियरिंग में 2021 में जो वैकेंसीज आई थी, ये डेटा किसी स्टूडेंट ने कलेक्ट किया था। ठीक है, उसका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं करूंगा मैं। तो 2021 के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो पोस्ट आई थी बहुत कम थी, 11 पोस्ट केवल आई थी। 2021 की बात हो रही है, 22 की नहीं। 22 में बहुत पोस्ट थी, 21 में हमारे पास 11 पोस्ट आई थी। 22 में आप सभी को पता है 22 में बम्पर वैकेंसीज निकल करके आई थी और केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो 450 प्लस पोस्ट हमारे पास में थी। ये गेट 22 के लिए वैकेंसीज हैं, जितनी भी आपको दिख रही हैं ये वैकेंसीज गेट 21 की हैं। मैं 3 साल का डेटा आपको दिखा दिया हूँ, ये वैकेंसीज गेट 21 की हैं, ये वैकेंसीज हमारे पास गेट 22 की हैं। तो 22 के अंदर 450 प्लस हमारे पास में क्या है, आपके पास पोस्ट थी। वहां पर आपको पता है कि हमारे पास जो कट ऑफ था वो काफी हाई गया था। तो उस स्टूडेंट ने क्या पता किया था, उसने हमारे पास गेट 21 का कट ऑफ भी पता किया था। ये क्वेश्चन जो है ना आप भी पता कर सकते हैं थ्रू द आरटीआई, तो इससे आपको एग्जैक्ट डेटा पता चल जाएगा, बिकॉज यू आर अप्लीकेंट, तो आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर गेट 21 का आउट ऑफ 100 जो हमारे पास गेट के जो मार्क्स थे, तो गेट के जो मार्क्स है गेट 21 में जनरल कैटेगरी में 60 मार्क्स पे, ईडब्ल्यूएस पे 60 मार्क्स पे, ओबीसी में 59.33 पे, एसटी पे 48 पे और एसटी पे 33.67 पे कॉल गया था इंटरव्यू के लिए। ये कट ऑफ मार्क्स हैं गेट के, जिनके भी गेट में इतने मार्क्स थे उनके पास में गेट 21 में कॉल गया था। 22 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 22 का डेटा नहीं है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास में फाइनल जो सिलेक्शन हमारे पास हुआ था, ठीक है, तो गेट 21 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो फाइनल जो सिलेक्शन हुआ था इंक्लूडिंग हमारे पास में क्या था, इंक्लूडिंग हमारे पास में जो गेट 21, ठीक है, मार्क्स और कॉन्सोलिडेटेड मार्क्स, ठीक है, बेस्ड अपॉन हमारे पास में क्या है, बेस्ड अपॉन हमारे पास में है जीडी जीटी और पीआई। तो ये जो टोटल सिलेक्शन हुआ था जनरल कैटेगरी में ऑफिसर्स के लिए, टोटल जो मार्क्स हमारे पास फाइनल जो हमारे पास सिलेक्शन था वो 74 मार्क्स पे था। ईडब्ल्यूएस के लिए 70 था, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के 69.120 पे था, एनएसटी के लिए 59, एनएसटी के लिए 58। जीई के लिए हमारे पास सिलेक्शन का क्राइटेरिया था ना वो ये था। ये है टोटल मार्क्स इंक्लूडिंग गेट स्कोर प्लस हमारे पास में है जीडी जीटी और पीआई के। ठीक है ना, यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ अगर गेट की बात कर रहे हैं, तो फाइनल सिलेक्शन जो गेट स्कोर में हुआ था, गेट के जो मार्क्स थे, तो जिसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था इसमें लिखा गया है प्रोविजनली इम्पैनल कैंडिडेट्स, लास्ट प्रोविजनली जो लास्ट कैंडिडेट था हमारे पास में जिसका सिलेक्शन हुआ था, तो लास्ट कैंडिडेट था उसके जो मार्क्स थे 21 में कट ऑफ भी काफी हाई गया था। तो 21 में हमारे पास जो लास्ट कैंडिडेट था उसका जो मार्क्स है गेट के जो मार्क्स है 73.33, इस मार्क्स पर लास्ट सिलेक्शन था। ठीक है, इसके ऊपर बिकॉज हमारे पास कट ऑफ भी आपको पता है काफी अच्छा गया था। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 68 मार्क्स पे, ओबीसी में 67 पे। तो ये मैं डेटा आपको क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज रीजन ये है कि एक जस्ट मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि ऐसा हमारे पास में होता है। ठीक है, इसके बाद फाइनली हमारे पास में एक डॉक्यूमेंट मेरे पास और भी था, तो उस डॉक्यूमेंट में हमारे पास जनरली ये पूछा गया था, वो डॉक्यूमेंट भी मैं आपको जस्ट शो कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट वेट करिएगा। ठीक है सभी लोग, मैं वो डॉक्यूमेंट भी आपको शो कर देता हूँ। उससे एक्चुअली हमारे पास में इंटरव्यूज के अंदर का क्या सीन रहता है वो आपको पता चल जाएगा कि इंटरव्यू के अंदर हमारे पास में मिनिमम कितने मार्क्स हमें जो है ना कंसिडर करने होते हैं, कितने मार्क्स हमें लेकर के आने होते हैं।
ठीक है, तो वो इमेज के फॉर्म में मैं आपको शो कर देता हूँ, यहाँ से आप सभी को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। चलिए, तो ये डेटा आपके पास में है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सभी को। ये हमारे पास में गेट 2022 के लिए यहाँ पर पूछा गया था। गेट 2022 के अंदर में हमारे पास जीडी, जीटी और पीआई के अंदर में तो किस रेशियो में हमारे पास कॉलिंग होती है, तो ये तो उन्होंने बताया नहीं था। रेशियो ऑफ शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट जीडी, जीटी, पीआई के लिए उन्होंने नहीं बताया था। ठीक है, ये ओपन नहीं हुआ था, गेट 22 की बात हो रही है। दूसरा, उन्होंने जो गिवन नंबर ऑफ आउट ऑफ 10 इन इंटरव्यू और जीडी, जीटी की 5 नंबर का हमारे पास में मार्किंग होती है। 10 नंबर का इंटरव्यू और 5 नंबर का हमारा क्या हो गया, 5 नंबर का हो गया आपका जीडी, जीटी, ये दोनों। 15 नंबर का हमारे पास से बचा 85 मार्क्स। 85 मार्क्स है तुम्हारे गेट स्कोर के। ठीक है, सब चीज तुम्हारी आज यहीं पर क्लियर हो जा रही है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके हैं, ठीक है, 2022 के अंदर जो रखे गए थे, तो 10 में से अगर 4 नंबर इंटरव्यू में है तो आपने इंटरव्यू क्वालिफाई किया है, सिलेक्शन की बात नहीं हो रही है। और आपका जीडी और जीटी में अगर 5 में से अगर 2 नंबर हैं तो आपका जीडी, जीटी क्लियर है। अब ये मिनिमम मार्क्स है। ठीक है, आप कितना इसमें मैक्सिमम स्कोर करते हैं उसके बेसिस पर आपका टोटल जो कंसोलिडेटेड स्कोर होता है फिर वो डिसाइड किया जाता है, जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे। ये कंसोलिडेटेड स्कोर आपका जो है, ये कंसोलिडेटेड स्कोर हमारे पास किस बेसिस पे आता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द गेट प्लस जीडी प्लस जीटी एंड प्लस पीआई। 85 प्लस हमारे पास में जीडी, जीटी का हमारे पास 5 मार्क्स एंड प्लस पीआई का 10 मार्क्स। ये टोटल हमारे पास 100 मार्क्स का आपका होता है। ठीक है, तो ये सिनेरियो रहता है। इस बार हमारे पास क्या हो सकता है, तो अभी मैं कोई भी कमेंट इस चीज़ पर नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज बहुत सारे बच्चे वेट करते हैं सर कितने नंबर तक जो है ना हमें फॉर्म फिलअप करना चाहिए। लेकिन मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे सकता हूँ कि हमारे पास में अगर वैकेंसीज हमारे पास इसी सिनेरियो में रहीं जैसा गेट 23 में था, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन अगर है तो उस कंडीशन में आपके पास में आप अगर चूक जाते हैं तो हमेशा आपको क्या है, एक मलाल रहेगा। इसलिए मेरा कहना ये है कि एटलीस्ट जितने भी लोगों का, ठीक है ना, जितने भी लोगों के जो गेट रैंक है जनरल कैटेगरी में, बिकॉज मुझे अभी वैकेंसीज नहीं पता है, तो जस्ट मेरा एक आइडिया है कि अगर 100 के आसपास वैकेंसीज भी अगर होती हैं तो इस कंडीशन में आप ये मान के चलिए कि लगभग लगभग जनरल कैटेगरी में जिनका भी रैंक 300 या फिर 400 के आसपास है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बिकॉज आपका 1 रुपये भी नहीं लगना फॉर्म फिलअप करने में। फॉर्म फिलअप करने में कुछ नहीं जाएगा। अगर इंटरव्यू कॉल आता है तो आपके फेवर में होगा, आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अगर आपने फॉर्म फिलअप ही नहीं किया और बाई चांस अगर आपसे लोअर रैंक वाले को अगर कॉल आ जाता है तो वहां पर आपके पास में क्या है, फिर आपको बहुत ही गिल्ट फील होगा। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में जिनका भी रैंक 500 या फिर 400 तक है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ जिनका भी रैंक 700 800 तक है जनरल कैटेगरी में वो भी फिलअप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज कोई भी आपको यहाँ पर फी पे नहीं करनी है। ओबीसी कैटेगरी में जो है वो भी ऑलमोस्ट 1000 तक फिलअप कर दें। SC ST कैटेगरी या EWS कैटेगरी के जो भी हैं वो 600 700 तक फिलअप कर दें। SC ST कैटेगरी में जो भी हैं वो 1400 1500 तक फिलअप कर दें। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ताकि अगर नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा भी होती तुम्हारे फेवर में रिजल्ट आ जाएगा, मैं इस वजह से बोल रहा हूँ। कम होती कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉल नहीं आएगा, तुम्हारा कुछ नहीं जाने वाला। लेकिन अगर वैकेंसी ज्यादा होती हैं, बिकॉज इसका आंसर तुमको निकालना पता है, सब बच्चे एक्सपर्ट हो चुके हैं, सब ग्रुप में चैट करते रहते हैं। कैसे नंबर ऑफ वैकेंसी पता चलेंगी मैं बताऊंगा नहीं, तुमको खुद पता है कि अगर लास्ट ईयर हमारे पास रिजल्ट अप्लाई करने पर अगर आ सकता है ऐसा कुछ, आप भी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें ये क्वेश्चन जरूर ऐड कर लीजिएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर ऐड कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 ये जरूर ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनका आंसर जरूरी है। और ये क्वेश्चन नंबर 5, ये 2 क्वेश्चन इंक्लूड कर लीजिएगा। आपको लास्ट ईयर का अगर डेटा चाहिए तो आप ये पूछ लीजिएगा, 2023 के लिए भी, 2022 के लिए भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और 24 के लिए आपके पास वैकेंसीज कितनी हैं आप ये भी पता कर सकते हैं। सब के सब स्मार्ट इंजीनियर्स हो। ठीक है, तो जितने मेरे पास इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम मैं आपको दे सकता था इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। इन फ्यूचर अगर इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड तो वो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा, चाहे वो नंबर आप पोस्ट के लिए हो या फिर हमारे पास कट ऑफ से रिलेटेड हो। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलेगी तो मैं जरूर आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो IOCL का फॉर्म फिलअप करने के लिए सभी लोग रेडी हो जाइए। बस ये याद रखिए कि नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर ज़्यादा होती हैं इस बार भी, लास्ट ईयर की तरह अगर होती हैं आपकी 100 या फिर 100 से प्लस, तो आपके पास अच्छे खासे चांसेस हैं। तो जैसा हमेशा आपसे मैं बोलता हूँ कि हमेशा प्रिपरेशन मोड में बने रहिए, क्योंकि ज़रूरी ये है कि अगर आपके पास कॉल आता है तो उस कॉल में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। फाइट करिए, एक अच्छी फाइट दीजिए। 15 मार्क्स में से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का ट्राई करिए, भले ही आपके रैंक भले ही थोड़ी सी नीचे हो, लेकिन कैटेगरी के अंदर में आपके पास में हो सकता है, क्योंकि आपको पता है
कि यहाँ पर सारी कैटेगरीज के अंदर में ओबीसी की क्वालिफिकेशन इस बार, जैसा कि डेटा आपने देखा है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जनरल, SC ST। ठीक है, तो आपके पास में अगर आपकी कैटेगरी के अंदर बाई चांस अगर बच्चे अगर कम पहुंचते हैं, तुम्हारा वो बैड लक गुड लक में चेंज हो सकता है। ठीक है, सो रेडी हो जाइए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। बाकी कोई भी आपको हेल्प चाहिए, फिर आपको लग रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं हुई है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। और साथ में ही, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको कि प्रिपरेशन मोड में बने रहना है। अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले हर इन्फॉर्मेशन को टाइमली जो है ना हम आप तक पहुँचाते रहें और आपके पास पहुँचती रहे। ठीक है, सो ये केमिकल इंजीनियरिंग का इकलौता ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको A to Z हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन, चाहे वो गेट का स्कोर हो, चाहे वो आपका रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो, या फिर कोई भी स्ट्रेटजी हो गेट एग्जाम को लेकर के, वो हमेशा हम आपको बताते रहते हैं। ठीक है, सो चलिए इस सेशन को आज हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव के साथ में, मोर इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू एवरीवन। टेक केयर, बाय बाय।